नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश रबी उत्पादन को लेकर किस तरह की रिपोर्ट है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आज आपको दिखाने वाले अपनी इस खास पेशकश में। और आपकी इस खास पेशकश की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हमारे साथ जी चंद्रशेखर जी होंगे, जो आपको रबी फसलों के उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है वो आज बताने वाले हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। आज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने सितंबर के पहले हफ्ते में भी खरीफ फसलों को लेकर भी एक रिपोर्ट आपको बताया था, जिसमें सरकारी अनुमान से कम उत्पादन की रिपोर्ट चंद्रशेखर जी की थी, जो बिल्कुल सटीक साबित हुई। अब चंद्रशेखर जी रबी फसलों की रिपोर्ट को लेकर आए हैं। आज रबी फसलों पर सबसे सटीक और सबसे पहला अनुमान ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई की चिंता है और ऐसे में रबी फसल से काफी उम्मीदें हैं और सरकार ने भी जिस तरह के टारगेट सेट किए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार बेहतर उत्पादन हो, लेकिन क्या ग्राउंड पर हालात किस तरह के हैं, ग्राउंड से क्या रिपोर्ट मिल रही है, पूरी रबी फसलों की रिपोर्ट लेकर इस सीजन की हमारे साथ जी चंद्रशेखर जी स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ अजय केडिया होंगे, जो उनसे भी जानेंगे कि क्या इस तरह को लेकर क्या ग्राउंड से क्या सेंस मिल रहे हैं। साथ ही हम आईएमडी के डीजी से मौसम को लेकर भी बात करेंगे। तो आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले चंद्रशेखर सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो खरीफ फसलों की रिपोर्ट जो आपने सितंबर के महीने में दी थी, बिल्कुल सटीक साबित हुई। आपने सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर बताया था कि उत्पादन सरकार के लक्ष्य से काफी कम रह सकते हैं और सरकारी अनुमान से कम रह सकते हैं, और वो बिल्कुल उसी अनुमान के मुताबिक खरीफ का उत्पादन हो रहा है। लेकिन अब रबी फसलों की बुआई तो पूरी हो चुकी है, अब उत्पादन को लेकर यहां पर भी काफी उम्मीदें हैं। क्या लग रहा है? सबसे पहले एक एक करके सर बातें करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिक्कतों की। सर, क्या दिक्कतें हो रही है और किस तरह के उत्पादन की उम्मीद ओवरऑल आप कर रहे हैं? फिर हम इंडिविजुअली एक एक फसल की भी सर बात करेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, थैंक यू विश्व मोहन। मैं काफ़ी रिसर्च किया हूँ इस विषय में, और वैसे भी मैं ऐसे अनुमान पिछले 30-40 साल में कई बार और हर साल करता हूँ, और लगभग मेरा जो अनुमान ठीक निकलता है, क्योंकि हमारे आंकड़े में इट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव, इम्पर्सनल। मैं कोई ट्रेड में नहीं हूँ, मेरा कोई ट्रेड इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं एकरेज के आंकड़े देखता हूँ, बरसात के आंकड़े देखता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज ईल्ड देखता हूँ, पिछले 4-5 सीज़न में या साल में क्या ईल्ड ट्रेंड क्या थे, नए बीज या नए सीड्स कुछ आया है क्या मार्केट में, वो सब, उसके फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, इनपुट एप्लीकेशन के बारे में भी मैं जानकारी रखता हूँ। तो आई हैव मल्टीपल फैक्टर्स जो हमारे रिसर्च के अंदर जाते हैं, और ये जो है फोरकास्टिंग, जो है क्रॉप फोरकास्टिंग, मैं इसको कहता हूँ इट इज़ आर्ट, इट इज़ साइंस एंड इट इज़ एक्सपीरियंस। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड एक्सपीरियंस, जिससे ही लगभग एक सही सफल हम फोरकास्ट दे पा रहे हैं। तो आपका सवाल ये था कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारा रबी बुआई में कोई बड़ा वृद्धि मैं नहीं देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एकरेज। सिर्फ सरसों में करीबन 9 से 10% की वृद्धि है। बाकी सभी फसलों में, सभी इन ऑल द क्रॉप्स काफ़ी स्टेबल और स्टैग्नेंट एकरेज मुझे दिखाई दे रहा है। खास करके गेहूं में तो इतना बढ़िया भाव किसानों को मिला था पिछले कई महीनों में, उसका कोई असर एकरेज में मुझे दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ 1 लाख हेक्टर बढ़ा है, 340 लाख हेक्टर में सिर्फ 1 लाख हेक्टर बढ़ा है इस सीज़न में। इसमें मकई के भी अच्छे भाव दिखाई दिया था हमें मार्केट में, उसमें भी उसका जो एरिया है सिर्फ 3 लाख हेक्टर ही बढ़ा है। सरसों ऐसा एक ही क्रॉप है जिसमें वृद्धि मुझे देखने को मिला है। और आप ये भी देखिए, चना जो एक बहुत बड़ा रबी क्रॉप है, उसमें तो कम से कम 2 लाख हेक्टर कम है पिछले साल के मुकाबले। देखो, हमारा देश में इकोनॉमिस्ट कहते हैं सप्लाई रिस्पॉन्स टू प्राइसेस।
तो ये सप्लाई रिस्पॉन्स टू प्राइसेस मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। भाव जब भी ऊंचा होता है तो हम समझते हैं कि किसान ज़्यादा बुआई करेगा, मगर वो उसका कोई सबूत हमें मिल नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा चुनौती हमारा देश के लिए ये रबी फसल के लिए आएगा। टारगेट हमारा जो लक्ष्य है उससे कम उत्पादन, गेहूं हो या मकई हो या पल्सेस यानी कि दलहन हो या ऑयल सीड्स, खास करके सरसों, ये सब हमारा जो लक्ष्य है उससे कम ही होने का संभावना है। खास करके मैं देख रहा हूँ गेहूं का फसल खतरे में है, क्योंकि मैं टेम्परेचर ट्रैक करता हूँ, हर रोज का टेम्परेचर, और 1 फरवरी से लेकर के देख रहा हूँ मैं पिछले 2 हफ्ते में मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है उत्तर भारत में। और आगे जाकर के प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट का भी एक रिपोर्ट आया था, IMD का भी अनुमान है कि टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। उसके वजह से गेहूं का जो फसल है बहुत बड़ा खतरे में है, रिस्क है। पिछले साल का जो अनुभव है हमें वो हम भूल नहीं पाएंगे। जो सरकार के आंकड़े थे, लक्ष्य था 112 मिलियन टन, उससे कम होके सरकार के ही आंकड़े हैं 107 मिलियन टन, मगर मेरा अनुमान है पिछले साल सिर्फ 100 मिलियन टन का ही उत्पादन का मेरा अनुमान है। उसके कारण ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उनका जो भी लक्ष्य था प्रोक्योरमेंट का, उससे आधा से भी कम उनका एक्चुअल प्रोक्योरमेंट हुआ था। तो ये सब समस्याएं हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो है हमारा देश में वो सच्चाई है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें वी नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ रिसर्च मनी टू डिज़ाइन, टू कम अप विथ हीट रेजिस्टेंट एंड ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज़। इसमें कितना काम हो रहा है ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ICAR जैसे संस्थाओं के अंदर और भी ज़्यादा काम करने का एक ज़रूरी है। तो वेदर रिस्क सबसे बड़ा एक बड़ा खतरा है, बड़ा जोखिम है। आगे जाकर के 4 हफ्ते हमारा देश के लिए विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल फ्रॉम ए वेदर पर्सपेक्टिव। ओके, यानी अगले 4 हफ्ते काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे। और जिस तरह के मानसून हमने देखे जनवरी से फरवरी के पहले हफ्ते तक, वो सामान्य से काफ़ी कम है, वो भी एक चिंता की बात है। और जैसे जैसे तापमान ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये चिंता है, तो अगले 4 हफ्ते काफ़ी अहम होंगे, जैसा चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। सर, आपके पास आतेंगे डॉक्टर M महापात्र भी हमारे साथ है, IMD के DG, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सर महापात्र सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि अल नीनो की आशंका मानसून सीजन में दिख रही है, ऐसी अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट है। और अब आप लोगों की क्या उम्मीद लग रही है? क्या आप लोगों को भी इस तरह की आशंका लग रही है कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने में अल नीनो एक्टिव रह सकता है? अगर हुआ तो कितना बड़ा खतरा है भारत के मानसून के लिए? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर महीने रेनफॉल टेम्परेचर फोरकास्ट के साथ साथ एल नीनो या लानिना कंडीशन का भी पूर्वानुमान कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट पूर्वानुमान है भारत मौसम विज्ञान विभाग से, इसके हिसाब से अभी जो लानिना कंडीशन चल रहा था वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, और एनसुइंग समर सीजन जो है, दैट मीन्स मार्च अप्रैल मई के अंदर न्यूट्रल कंडीशन डेवलप होने का पूर्वानुमान किया गया है। दैट मीन्स लानिना कंडीशंस धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशंस को चेंज ओवर होगा। इसके बाद एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स मानसून सीजन, न्यूट्रल कंडीशन चलते हुए अगस्त सितंबर के टाइम पर एल नीनो कंडीशन डेवलप होने का प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है। लगभग 50% और इससे ज्यादा मॉडल दिखा रहे हैं कि टुवर्ड सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून सीजन एल नीनो कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। मगर जो एल नीनो या लानिना का जो फोरकास्ट है, वो फोरकास्ट का आप एक्यूरेसी देखें, ये इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों को पता है कि जो स्प्रिंग टाइम है, जैसे जनवरी फरवरी है, वो स्प्रिंग टाइम पर इनिशियल कंडीशन को लेते हुए जो मॉडल्स
रन होता है और एलिनो की लानिना का कंडीशंस का फोरकास्ट देते हैं, इसका एक्यूरेसी सबसे लोएस्ट है। जैसे भी हम अप्रैल की तरफ बढ़ेंगे, मॉडल्स का एक्यूरेसी बढ़ते हैं। इसलिए अभी जो एस्टिमेशन है डिफरेंट इंटरनेशनल मॉडल्स का, इंक्लूडिंग फ्रॉम यूएसए और इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, इस मॉडल का इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है कि जनवरी, फरवरी और ओके मार्च ओके इनिशियल कंडीशन से ओके 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 यानी महापात्र साहब का कहना यही है कि अभी कुछ शुरुआती दौर है, चीजें स्थिति अप्रैल तक ज्यादा साफ होगी कि अल नीनो कितना एक्टिव हो सकता है। लेकिन अब रबी फसल की बात कर रहे हैं तो अलग अलग फसलों के उत्पादन की स्थिति जान लेते हैं। गेहूं सबसे अहम फसल है और सरकार की उम्मीद भी काफी ज्यादा है। अगर टारगेट की बात करें तो रबी फसल के लिए सरकार ने 1120 लाख टन इस साल के लिए टारगेट तय कर रखा है। अब चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है गेहूं का उत्पादन कितना हो सकता है? सरकार ने तो इतना तय कर रखा है, लेकिन जैसे जैसे तापमान ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप क्या सेंस कर रहे हैं? आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, कितना उत्पादन इस रबी सीजन में गेहूं का हो सकता है? हाँ, मेरा अनुमान है और मेरा रिसर्च बता रहा है कि 100 मिलियन से लेकर के 104 मिलियन इसके बीच में, ए रेंज में गेहूं का उत्पादन रहेगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, पिछले साल भी, पिछले रबी सीजन में भी सरकार का लक्ष्य से हमारा एस्टिमेट काफ़ी कम था और उसके कारण भी हमने दिए थे। तो सरकार के जो आंकड़े हैं 107 मिलियन टन के आंकड़े आए हैं, बट दैट इज इन दी आगे जाकर के मैं मानता हूं पिछले साल का जो 107 मिलियन टन का आंकड़ा है, सरकार जरूर रिवाइज करके उसको और भी कम कर सकती है। शायद 100 मिलियन या 102 मिलियन तक उसको नीचे उत्पादन को नीचे ला सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर मेरा एस्टिमेट, मेरा फोरकास्ट होगा अभी जो हार्वेस्ट होने वाला है गेहूं का 100 to 104 मिलियन टन्स। ओके, यानी 1000 लाख टन से लेकर 1040 लाख टन के आसपास का उत्पादन रह सकता है, जो सरकार के जो टारगेट है उससे काफ़ी कम है। और चंद्रशेखर जी को लगता है कि आने वाले समय में सरकार भी अपने टारगेट को और अपने उत्पादन अनुमान को कम कर सकती है। सर, क्या और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, माफ करिए, कि समझो हमारा उत्पादन कम होता है 112 मिलियन से कम होकर के समझो 104, 105 मिलियन भी हो जाता है, मार्केट के लिए एक संकेत मिल जाएगा। वैसे भी गेहूं के भाव काफ़ी ऊपर है और पिछले साल जो फूड कॉरपोरेशन का प्रोक्योरमेंट काफ़ी कम हो चुका था, दोबारा भी ऐसा होने का खतरा है। ओके, यानी एक चिंता की बात है। केडिया जी, क्या लग रहा है अगर उत्पादन इस लेवल पे कम रहेंगे? चंद्रशेखर सर की रिपोर्ट सितंबर में हमने देखा था, खरीफ में बिल्कुल सटीक साबित हुई थी। अगर ये इस तरह की रिपोर्ट अगर साबित हुई तो क्या लग रहा है, क्या दाम गेहूं के फिर से बढ़ेंगे और सरकार को प्रोक्योरमेंट में दिक्कत होने वाली है इस बार? नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली अगर वीट की बात करें तो पिछले साल बराबर 14 अगर फरवरी से देखें तो 1890 वाला आइटम 2630 तक पहुंच चुका है, जो लगभग 40% का गेन हमने आते हुए देखा है। एरिया में भी जिस ढंग से अभी कंसर्न दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं गेहूं के प्राइसेस को आने वाले टाइम में और तेजी रखेंगे। नो डाउट गवर्नमेंट ने कोशिश जरूर की थी कि एमएसपी में 5.5% की वृद्धि की है ताकि फार्मर को इस चीज का बेनिफिट मिले, बट ग्लोबल मार्केट को देखते हुए मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग जून के बियॉन्ड पहुंचेंगे, ग्लोबल मार्केट में भी एक शॉर्टेज जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है प्राइस आउटलुक जो रहेगा वीट का वो कंटिन्यू स्ट्रांग ही रहेगा। हाँ, अभी जो गवर्नमेंट के एक्शंस लिए गए हैं उसकी वजह से थोड़ा रिलीफ जरूर मिल रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 3400-3500 के लेवल आराम से मिड ऑफ द ईयर के बाद हम लोग देख पाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में भी टाइटनेस रहेगा और डेफिनेटली प्रोक्योरमेंट के लिए भी कुछ कंसर्न्स आता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले के सालों में बफर स्टॉक ज्यादा होने की वजह से कभी ऐसा कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा था, बट जिस ढंग से हमने देखा पिछले साल भी हीट वेव के चलते कंसर्न था और जैसे चंद्रशेखर सर ने भी कहा इस बार भी कुछ कंसर्न्स रह सकते हैं। तो अगर यील्ड में ड्रॉप आता है या प्रोडक्शन में फर्दर ड्रॉप आता है तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात रहेगी, बट ओवरऑल हमें लगता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से के प्राइसेस आराम से 3400-3500 के लेवल मिड ऑफ द ईयर तक दिखा सकते हैं वीट में। फिर से नया रिकॉर्ड बनने की संभावना बन रही है। जिस तरह के एक अलार्म करने वाली सिचुएशन है, ये हम डरा नहीं रहे हैं, बस आपको एक रिपोर्ट के जरिए ये बताना चाहते हैं किस तरह की स्थिति बन रही है ताकि आप पहले से
तैयारी रखें ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं हो, क्योंकि गेहूं एक अहम फसल है हमारे देश के लिए। अब मक्के की बात कर रहे थे सर, मक्के की अगर बुआई की बात करें तो पिछले साल से थोड़ी बेहतर जरूर रही है, लेकिन उत्पादन को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है सर? उत्पादन का लक्ष्य है सरकार का 101 लाख टन का, यानी 10.1 मिलियन टन्स का लक्ष्य है। और पिछले साल यानी 21-22 में इसका उत्पादन था 110 लाख टन का। तो मेरा अनुमान है, इस बार मेरा फोरकास्ट है ये 90 से 100 लाख टन का उत्पादन हो सकता है, यानी 9 to 10 मिलियन टन्स as against a target of 10.1 million tons and last year's production of 11 million tons. ओके, सरकार का टारगेट 101 लाख टन का है और सर का अनुमान है 90 से 100 लाख टन तक का मक्के का उत्पादन हो सकता है। केडिया जी, अगर उत्पादन अगर सरकार के टारगेट से कम हुए तो क्या लग रहा है, मक्के की कीमतों में भी तेजी आएगी क्या? हाँ बिल्कुल, मक्के के तेजी में भी हम अच्छा बाउंस पकड़ रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली भी हमने देखा पिछले सालों में तो डेफिनेटली क्रॉप साइज छोटी थी, बट लास्ट ईयर का प्रोडक्शन अच्छा था। बट इस बार अगर ये जैसा फिगर दिखाई दे रहा है, अगर 100 के नीचे का रहता है तो डेफिनेटली प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी कंज्यूमर खास करके चाइना पे नजर रखिए, बिकॉज चाइना 3 साल के बाद काफी कमोडिटीज को लेने में निकला है। तो इंटरनेशनल मार्केट भी टाइट है, डोमेस्टिक मार्केट में भी पोल्ट्री इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू डिमांड इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि मक्के में एक स्टेबिलिटी है, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं लग रही, बट हाँ ट्रेंड जो रहेगा वो पॉजिटिव के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं खाने की तेल की, यानी सरसों की बात करेंगे, क्योंकि सरसों का जो एरिया है वो एरिया ज़रूर बढ़ा है। आप 5 साल के औसत से देखें तो काफ़ी बड़ा एरिया लगेगा, लेकिन उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है? क्योंकि उत्पादन सरकार ने तो 121 लाख टन का उत्पादन अनुमान रखा है। सर, आपका अनुमान क्या है सरसों को लेकर? तो इस साल का उत्पादन का लक्ष्य जैसे आपने बताया 121 लाख टन का है। पिछले साल 21-22 का उत्पादन था 117 लाख टन का। इस साल मेरा अनुमान है कि 105 से लेकर के 115 के बीच सरसों का उत्पादन होने का संभावना है। ओके, केडिया जी, जिस तरह से सरसों की कीमतों में हम गिरावट देख रहे हैं, महीने भर में 7 से 8% तक की गिरावट आ चुकी है, 6000 के आसपास आ चुका है, उसके नीचे ही आ चुका है भाव। क्या लग रहा है ये, अगर रिपोर्ट को अगर देखें, सर की रिपोर्ट को देखें, उत्पादन हालांकि उतना बहुत कमजोर नहीं दिख रहा है सरसों का, भले ही सरकार के लक्ष्य कमजोर दिख रहा हो, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर नहीं। ऐसे में क्या लग रहा है, सरसों के दाम और गिरेंगे या स्टेबल रहेंगे? बहुत गिर गए हैं। देखिए, मुझे लगता है पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मुझे मंदी दिखाई देती है। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं कि पहले जो 2 सालों के अंदर कंसर्न्स था लॉजिस्टिक को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब फिज आउट हो चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में भी गवर्नमेंट ने सारे स्टेप्स लिए ताकि भाव में कमी रहे, क्योंकि आगे इलेक्शन पीरियड भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि मस्टर्ड के अंदर कंटिन्यू गिरावट का रुख रहेगा, और जिस ढंग से अनुमान से बेटर अगर हम इस बार का प्रोडक्शन देख रहे हैं, अगर 120 के आसपास का भी अगर रहता है तो दैट इज वेरी गुड दिस टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी रहेगी। तो सोया मस्टर्ड दोनों में ही गिरावट का रुख रहेगा, जहां मस्टर्ड मुझे लगता है कि एटलीस्ट बैर मिनिमम भी पकड़े तो 5400-5500 के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। तो एडिबल में मुझे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं दिख रही। ओके, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ से अब तेज़ी की उम्मीद नहीं है। ऑलरेडी सरसों को देखें तो काफ़ी दाम नीचे भी आ चुके हैं। लेकिन अब एक अहम कमोडिटी की बात करते हैं, वो है दलहन को लेकर। सबसे पहले चना की बात करते हैं। चना की एरिया की अगर बात करें तो 112 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हुई है, और सरकार ने जो टारगेट तय कर रखा है वो है 135 लाख टन का, और पिछले साल का उत्पादन 137 लाख टन था। अब चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है चने का कितना उत्पादन इस साल आप उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि चने की कीमतें जिस तरह से लगातार कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, एमएसपी के नीचे लगातार है, क्या आपकी रिपोर्ट के बाद अब एमएसपी के ऊपर आने की उम्मीद करें क्या, और कितनी उत्पादन की उम्मीद आप कर रहे हैं? इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले साल का जो एस्टिमेट है सरकार का 137 लाख टन, 137 लाख टन का अनुमान जो है उत्पादन का, वो मैं मानता हूँ इज ओवरस्टेटेड लगभग 10 से 12% ज़्यादा बताया गया है। मैं नहीं मानता हूं कि चना का उत्पादन इतना बड़ा है। तो दिस इज नंबर 1। चना का उत्पादन मेरे अनुमान में पिछले साल का शायद 110 लाख टन का ही था, मगर वो 110 लाख टन ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ा
एक फसल है, हमारा डिमांड 100 लाख से भी कम है, 100 लाख टन से भी कम है, शायद 90 लाख का पास ही हमारा डिमांड है। इसके वजह से ही चना का जो भाव है एमएसपी का नीचे जा रहा है और गया है और वहीं रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा भी हमें देखना है कि ये जो चना जो है सबसे सस्ते से सस्ता दलहन है, उसके बावजूद भी चना का जो डिमांड है वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि आई टॉक टू अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मगर सबसे यही शिकायत है कि डिमांड नहीं बढ़ रहा है, डिमांड में कोई वृद्धि नहीं है। क्योंकि आप देखिए पिछले 2 साल में 3 साल में ग्रामीण क्षेत्र में कोई आमदनी की वृद्धि नहीं हुई है, इनकम्स आर स्टैग्नेटिंग इन रूरल एरियाज, तो इसके वजह से डिमांड भी स्टैग्नेट हो रहा है। हमारा फसल अच्छा है, पिछले साल 110 लाख टन तो बड़ा अच्छा फसल है, मगर डिमांड कम होने के वजह से डिमांड में वृद्धि नहीं आने के वजह से भाव एमएसपी का नीचे है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने पूछा मुझे कि इस साल का क्या अनुमान है। मेरा अनुमान है इस साल भी गए साल जैसे 110 लाख टन का ही उत्पादन का मेरा अनुमान है, और इसके वजह से शायद चना का जो भाव है एमएसपी का नीचे ही रहेगा, और नाफेड जैसे संस्थाओं को वापस दोबारा मार्केट में आना पड़ेगा और बड़े पैमाने में खरीदी करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक मैं सुझाव देना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि क्यों नाफेड अकेले इसे प्रोक्योरमेंट करना है, आपको प्राइवेट पार्टीज को भी आप इजाज़त दीजिए फॉर प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, खास करके जो कंपनियां वेयर हाउसिंग बिजनेस में है, जिनको प्रोक्योरमेंट का अनुभव है, उनका भी सर्विसेज आप एनलिस्ट करिए एंड देन मेक यूज ऑफ देम, ताकि नाफेड का ऊपर जितना जो बोझ है वो कम हो सकता है। तो मैं मानता हूँ बड़ा एक 110 लाख टन बड़ा क्रॉप है हमारा देश के लिए चना का, और इसके वजह से भाव में वृद्धि होने का संभावना बहुत कम है। ओके, आपको भी किड़िया जी लग रहा है कि कीमतों में यहाँ से तेजी नहीं आने वाली है, एमएसपी के दाम नीचे ही रहेंगे चना के? चना के देखिए एरिया तो हमने काफी कम होते हुए देखा था मार्केट के अंदर, जो प्राइसेस को सपोर्ट करना चाहिए, बट जैसे हम डिमांड देख रहे हैं तो उतना ज्यादा एंजाइटी नहीं है मार्केट में डिमांड को लेकर जो प्राइसेस को सपोर्ट करे। इनफैक्ट अगर पिछले 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल भर के अंदर भी हमने प्राइसेस में लगभग फ्लैटिश मूव ही देखा, 3-3.5% का ही जंप देखा पिछले 1 साल के अंदर। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल डिमांड में इंप्रूवमेंट नहीं आती है ऐसा कोई बड़ा जंप आएगा नहीं। और सेकेंडली हमने देखा कि गवर्नमेंट को भी कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा था कि चने के भाव जबरदस्त थे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी जो कंट्रोलिंग स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते कोई बाजार में कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं है, तो टाइमिंग एमएसपी के नियर बाय ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब चंद्रशेखर सर, फाइनल कमेंट्स आपका अन्य दाल मसूर सहित अन्य दालों पे, और फाइनल कमेंट क्या करेंगे इस पूरी रिपोर्ट पर सर? बिल्कुल, मैं 3 या 4 टिप्पणी करना चाहता हूं। एक है कि हमारा एकरेज में कोई बड़ा वृद्धि हमने नहीं देखा है, भाव ज्यादा रहने के बावजूद भी सिर्फ सरसों में हमने देखा है वृद्धि एकरेज में, बाकी फसलों में नहीं देखा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है देयर इज कंपटीशन फॉर एकरेज, तो इस कंपटीशन की वजह से किसान को एक बड़ा चुनौती है कि कौन सा विच क्रॉप ही शुड ग्रो, तो एक कंपटीशन आगे जाकर के भी जारी रहेगा। तीसरा मैं मानता हूं गेहूं और चना, ये दोनों में शायद जो एरिया अवेलेबल, एकरेज अवेलेबल जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट में आ चुका है। इसके आगे जाकर के कोई बड़ा वृद्धि एरिया में गेहूं हो या चना हो उसमें हम देख नहीं पाएंगे। 2-3-4 लाख हेक्टर बढ़ सकता है, मगर आप डोंट एक्सपेक्ट कि 8-10-12-15 लाख हेक्टर में ज्यादा बुवाई होगा। तो नो एरिया एक्सपेंशन, नो बिग एरिया एक्सपेंशन, एक टिप्पणी। और एक बताता हूं, वो है वेदर।
मौसम का बहुत बड़ा जोखिम है, खतरा है। जैसे पहले मैंने बताया, आगे जाकर के 4 हफ्ते के लिए हमें वी नीड टू मॉनिटर दी वेदर कंडीशंस। और है कि चना का बड़ा क्रॉप साइज दिख रहा है मुझे, 110 लाख टन का, और नाफेड का पास भी माल पड़ा है। तो नाफेड को जल्दी जो माल है उसको बेचना पड़ेगा और गोदाम खाली करना पड़ेगा फॉर प्रोक्योरिंग दी फ्रेशली न्यू हार्वेस्टेड क्रॉप। इसके लिए उनका पास 4-6 हफ्ते का टाइम है, तो उनको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। यानी यील्ड को चिंता, जो एरिया एक्सपेंशन बहुत सारे फसलों में नहीं हो, तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे फसलों के उत्पादन में कमी देखने को मिली। फटाफट से आपको बता दें कि गेहूं का जो उत्पादन अनुमान सर का है वो है 1000 से 1040 लाख टन, दलहन का 150 लाख टन, चना का सिर्फ अगर इंडिविजुअल देखें तो 110 लाख टन, मसूर का 16 लाख टन, अन्य दालें 24 लाख टन, मक्का का 90 से 100 लाख टन और सरसों का 105 से 115 लाख टन। तो रबी सीजन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, चंद्रशेखर जी की रिसर्च रिपोर्ट हम आपके लिए ईटी नाउ स्वदेश पर लेकर आए। शुक्रिया सर, आपने इतना बढ़िया रिसर्च हमारे दर्शकों को बताया और रबी फसलों की पहली रिपोर्ट आपने हमारे चैनल के जरिए पेश किया। शुक्रिया केडिया जी आपका भी, आपने भाव को लेकर पूरा आउटलुक समझाया। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।